हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सियासी चहलकदमी तेज हो गई है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी लागू की जाएगी और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज ने कहा, भाजपा का विस्तृत घोषणा पत्र आने वाला है। ये चुनाव केवल किसी को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। रोटी, बेटी और मिट्टी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज्यादा थी, लेकिन अब घटकर 28% रह गई है। इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी भी प्रभावित हुई है। भारत की धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने हैं, लेकिन यहाँ घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको यहाँ घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, वोटर लिस्ट में उनके नाम लिखवा रही है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा, घुसपैठियों का खतरा इतना बड़ा है कि वो आते हैं, हमारी धरती पर कब्जा करते हैं, हमारी माटी मिट्टी जा रही है। केवल धरती पर कब्जा नहीं करते, आदिवासी बेटियों से शादी करते हैं, बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए हैं। कई बेटियों को जाल में फंसाकर उनसे शादी किया गया, उनके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके मालिक बन रहे हैं, बेटियों से शादी करके चुनाव लड़ जा रहे हैं, स्थानीय सरकार पर कब्जा कर रहे हैं। झारखंड में फिर ट्रेन पलटने की साजिश, जॉइंट पॉइंट पर रखा मिला पत्थर, मच गई अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के हावड़ा मुंबई रेल मार्ग के सोनूवा रेलवे स्टेशन के आउटडोर के पास फिर से शनिवार रात को थर्ड लाइन जॉइंट पॉइंट संख्या 101A व 101B जॉइंट पॉइंट पर पत्थर रखा गया। पटरी पर पेट्रोलिंग कर रहे रेल कर्मियों ने समय रहते जॉइंट पॉइंट पर रखे पत्थर को देख लिया। इसके बाद आनन फानन में थर्ड लाइन समेत मेन अप व डाउन लाइन में रेल परिचालन बंद कर दी गई। घटना शनिवार रात करीब 9:45 की बताई जा रही है। सोनूवा स्टेशन के आउटडोर में फिर से जॉइंट पॉइंट पर पत्थर रखे जाने की सूचना से चक्रधरपुर रेल मंडल में अफरा तफरी मच गई। रात में ही मंडल मुख्यालय से आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची व रेल ट्रैक की जांच की। इस बीच थर्ड लाइन समेत अप व डाउन मेन लाइन पर शनिवार रात 9:45 से 10:05 बजे तक रेल परिचालन ठप रहा। घटना की सूचना पर पहुंचे रेल कर्मचारियों ने जॉइंट पॉइंट पर रखे पत्थर को हटाया। आपको बता दें कि इसके बाद रेल परिचालन चालू कर दिया गया। आरपीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है। एक सप्ताह के भीतर 2 बार घटना होने पर अब स्पेशल टीम पटरी व जॉइंट पॉइंट की निगरानी करेगी। ज्ञात हो कि विगत मंगलवार रात को भी सोनूवा स्टेशन के आउटडोर के पास डाउन मेन लाइन व थर्ड लाइन जॉइंट पॉइंट संख्या 102A व 103 पर पत्थर रख दिया गया था। झारखंड में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प, जमकर हंगामा, 2.5 घंटे तक सड़क जाम। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा में मेराल थाना अंतर्गत NH 75 पर बाना महुआ गांव के पास पुलिस पब्लिक के बीच देर शाम झड़प होने का मामला प्रकाश में आया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 2.5 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे एसपी दीपक कुमार पांडेय ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया। झड़प के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ग्रामीणों के आरोप है कि पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट की। एसपी ने बताया कि मेराल पुलिस गश्ती पर निकली थी, उसी क्रम में बाना महुआ में एक युवक के साथ पुलिस की नोकझोंक हुई। उसके बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। उसी दौरान नगर ओटारी की ओर जा रहे सांसद वीडी राम को भी आक्रोशित लोगों ने रोक दिया। उसके बाद सांसद को वापस लौटना पड़ा। सूचना पर पहुंची मेराल पुलिस लोगों को समझाने में असफल रही। उसके बाद सूचना पर एसपी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच लोगों को समझाकर जाम हटवाया। आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बाना महुआ स्थित एक गुमटी के पास उमेश ओरांव, दीपक ओरांव, रघुनाथ सहित अन्य युवक बैठकर NH 75 फोरलेन निर्माण में जमीन अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान में आ रही परेशानियों पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान गश्ती में एसआई रवि कुमार पहुंचे, वहां रोककर पूछताछ करने लगे। उसी क्रम में दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। उसी दौरान पुलिस ने एक युवक की पिटाई कर दी। झारखंड की हर सीट के 3-3 नामों पर भाजपा की रायशुमारी पूरी, अब संसदीय बोर्ड लेगा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर रविवार को चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान रायशुमारी और पार्टी के आंतरिक सर्वे में आए तथ्यों पर विचार किया गया। तकरीबन 1000 आवेदनों में से प्रत्येक विधानसभावार 3 प्रमुख नामों की सूची प्रदेश के द्वारा भेजी जाएगी। प्रदेश की कमेटी के द्वारा भेजे गए 3 नामों पर आगे विचार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा शामिल रहेंगे।
आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक रविवार को चुनाव समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, केंद्रीय मंत्री सह प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री एवं चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मनोज सिंह, बालमुकुंद सहाय, रविंद्र कुमार राय, समीर ओरांव, सुनील सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, गणेश तिवारी, श्याम नारायण दुबे, विद्युत वरण महतो, आरती सिंह, केदार हाजरा शामिल हुए। इंडिया में प्रेशर पॉलिटिक्स, झारखंड में बैकफुट पर दिख रही कांग्रेस, सीटें भी हो सकती हैं कम। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन में जारी प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आने लगी है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के रोटेशन पर सीएम बनाने के बयान पर झामुमो के पलटवार के बाद कांग्रेस अब कदम पीछे खींचते नजर आ रही है। कांग्रेस ने पिछले दिनों विधानसभावार प्रभारियों का मनोनयन किया है, लेकिन पार्टी ने सिर्फ 33 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ही प्रभारी बनाए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस चुनाव समिति भी इन्हीं क्षेत्रों में जोर लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता इन्हीं क्षेत्रों में सभा कर रहे हैं। कांग्रेस 33 सीटों के अलावा रांची तोप सीट पर भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों के प्रभारी नहीं बनाए जाने से उनका दावा कमजोर होता दिख रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की कुछ सीटों पर झामुमो की भी नजर है। कांके, जगन्नाथपुर, रामगढ़, सिमडेगा समेत कांग्रेस की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां झामुमो की नजर है। झामुमो इनके अलावा उन सीटों पर भी संभावना तलाश रहा है जहां कांग्रेस चुनाव तो लड़ती है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। वैसी सीटों पर झामुमो जोर लगा रहा है, जबकि अपनी सीटें छोड़ने को भी तैयार नहीं है। मांडू सीट से दावा कर रहे कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल फिर से झामुमो का दामन थाम सकते हैं और पार्टी के प्रत्याशी बन सकते हैं। झारखंड, रांची के मेन रोड में शाम 4 से सुबह 4 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दरअसल आपको बता दें कि दुर्गोत्सव के अवसर पर सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इस पर रांची पुलिस विशेष तैयारी में जुट गई है। बिना किसी व्यवधान के भक्त पूजा पंडालों तक पहुंचे और मेले का आनंद ले सके, इसके लिए यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम तेज कर दिया गया है। इसके लिए यातायात पुलिस ने रांची शहर में 9 से 13 अक्टूबर तक भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। प्रतिदिन सुबह 8 से अगले दिन सुबह 4 बजे तक प्रत्येक सड़क पर यही व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं मेन रोड में भी पूजा के दौरान निजी और यात्री वाहनों का प्रवेश हर रोज शाम 4 से अगले दिन सुबह 4 बजे तक वर्जित रहेगा। यातायात पुलिस अधीक्षक कैलाश करमाली ने रविवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है। साथ ही ट्रैफिक एसपी ने पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए वाहनों की पार्किंग के अलावा कुछ मार्गों में वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर पूजा पंडालों में आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु के वाहनों के लिए शहर में अलग अलग स्थानों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। आउटसोर्सिंग कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है झारखंड सरकार, तय होगा मानदेय, बनेगी नियमावली। दरअसल आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हजारों कर्मियों को मानदेय समेत अन्य सुविधाओं देने की दिशा में झारखंड सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश और इन कर्मियों की परेशानी को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि इनके हित में नीतिगत निर्णय लिया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने की संभावना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सरकार नियमावली बनाने की तैयारी में है। वर्तमान में सरकार के विभिन्न विभागों से लेकर प्रखंड स्तर तक ऐसे आउटसोर्स कर्मियों की संख्या 31,000 से अधिक है। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही ऐसे कर्मियों की जवाबदेही तय करने, उनका शोषण रोकने और सम्मानजनक मानदेय समेत अन्य हितों में अहम फैसला लेना संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग के द्वारा विभागों में सेवा लेने के संबंध में पूर्व में एक आदेश पारित किया था। इसी आदेश के तहत सरकार को नीतिगत निर्णय लेना है। सरकार के पास अभी तक कोई भी नीति नहीं थी, इससे कई तरह की प्रशासनिक समस्याएं आती रहती हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते साल मार्च अप्रैल में सरकारी स्तर पर पहल शुरू हुई थी। सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग ने हाल ही में विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों से आउटसोर्स कर्मियों का ब्यौरा मांगा था। बता दें कि विभागों में संविदा वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को जहां 30,000 मिलता है, वहीं इसी काम के लिए आउटसोर्स को मात्र 12,000 से 18,000 रुपये मानदेय मिलता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला कर्मचारी संघ, जताया आभार। दरअसल आपको बता दें कि विभिन्न कर्मचारी संघों का जत्था रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड स्थित उनके आवासीय कार्यालय में मिला। झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ, राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं संविदा अनुबंध एकमुश्त झारखंड कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से बातचीत की।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर हर्ष जताया और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों के कर्मियों सहित सभी वर्ग समुदाय को निरंतर उनका हक अधिकार देने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर कर्मचारी नेता पवन कुमार, मंगल हेम्ब्रम व अन्य मौजूद थे। चंपई सोरेन ने अस्पताल से भरी हुंकार, बोले संताल आदिवासियों के सरना स्थल पर किया जा रहा कब्जा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अस्पताल में भर्ती होने के कारण बरहेट की जनसभा में नहीं पहुंचने पर दुख जताते हुए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंपई सोरेन ने कहा कि 14 अक्टूबर को भोगनाडीह में बड़ी जनसभा होगी, जिसमें मांझी परगना के लोग जुड़ेंगे। सभी को इस सभा में आने को कहा। चंपई सोरेन ने कहा कि संविधान में मांझी परगना व्यवस्था को मान्यता मिली हुई है। यह व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है। इसमें थाने के बड़ा बाबू से ऊपर के निर्णय भी हम लोग व्यवस्था में ले सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने पेशा एक्ट लागू करने की दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की है। संताल में आदिवासियों की पूजा स्थल और सरना स्थल पर कब्जा किया जा रहा है। इसे घुसपैठियों से मुक्त कराना होगा। आपको बता दें कि इस मौके पर जेएमएम के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जताई। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जेएमएम के चुनावी घोषणा पत्र में झारखंडियों को नौकरी, पेशा कानून, नियोजन नीति, स्थानीय नीति की बात की गई थी, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हो गई। जब सरकार को चुनावी वादा की बात याद दिलाई गई तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बावजूद वो चुप नहीं बैठेंगे। संताल आदिवासियों के हित और अधिकार की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। छतरपुर में चौधरी या देवी का राज या फिर कोई नया किशोर, जेएमएम को कभी नहीं मिली जीत। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पलामू जिले में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित छतरपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू की ओर से दावेदारी की जा रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी की बहन सुधा चौधरी यहां से 2009 में चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं वर्ष 2024 के विधानसभा में बीजेपी की सिटिंग विधायक पुष्पा देवी के अलावा रिटायर इंजीनियर गणेश कुमार समेत कई अन्य नेताओं की ओर से दावेदारी की जा रही है। छतरपुर सीट से अब तक जेएमएम को कभी जीत नहीं मिल सकी है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पुष्पा देवी ने जीत हासिल की। पुष्पा देवी को 64,127 वोट मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी विजय कुमार को 37,335 वोट मिले। वहीं 4 बार विधायक रहे आजसू पार्टी उम्मीदवार राधाकृष्ण किशोर को 16,081 वोट मिले। इस बार पुष्पा देवी को पार्टी के अंदर ही चुनौती मिल रही है। बीजेपी के कई नेताओं की ओर से टिकट की दावेदारी पेश की गई है। वर्ष 2014, 2005, 1995, 1985 और 1980 में छतरपुर के विधायक रहे राधाकृष्ण किशोर एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। राधाकृष्ण किशोर ने 2019 में भी आजसू पार्टी टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें करीब 16,000 वोट मिले। इस बार आजसू पार्टी और बीजेपी के बीच तालमेल तय है। ऐसे में राधाकृष्ण किशोर किसी नए ठिकाने की तलाश में है। वो कांग्रेस, भाजपा, आरजेडी, जेडीयू और आजसू पार्टी में रह चुके हैं। आपको बता दें कि छतरपुर विधानसभा सीट पर इस बार जेडीयू की ओर से भी दावेदारी की जा रही है। वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सुधा चौधरी को जीत मिली। उन्हें 25,854 वोट मिले, जबकि जेएमएम के मनोज कुमार को 16,108 और कांग्रेस उम्मीदवार राधाकृष्ण किशोर को 15,575 वोट मिले। इससे पहले 2005 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के राधाकृष्ण किशोर विजयी रहे। राधाकृष्ण किशोर को 39,669 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर रही आरजेडी की पुष्पा देवी को 23,234 वोट मिले थे। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली सुधा चौधरी तीसरे नंबर पर रही। उनको 10,399 वोट मिले थे। एड चार्जशीट में नाम न आए, खर्च किए 7 करोड़, ऐसे खुला उगाही वाला राज, अब पुलिस कर रही जांच। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के पंडरा थाने में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ ईडी की चार्जशीट में नाम न आने के लिए पैसे की लेन देन का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में पैसे देने और लेने वाले दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पक्ष के संजीव कुमार ने एक वकील पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर वकील सुजीत कुमार ने संजीव कुमार और उनके साथियों पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक ईडी की चार्जशीट में नाम न आने के लिए एक पक्ष द्वारा 70 लाख रुपए दिए गए थे। साथ ही रांची के कई सीओ द्वारा भी करोड़ों रुपए दिए जाने की खबर है, लेकिन करोड़ों रुपए देने के बावजूद ईडी की चार्जशीट में नाम आने के बाद मामला बिगड़ गया और पैसे वापस मांगे जाने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। सूत्रों के मुताबिक पैसे देने के बाद भी जब ईडी की चार्जशीट में नाम आ गया तो संजीव कुमार ने संजीत कुमार से पैसे वापस मांगे, जिस पर वकील ने पैसे न होने के एवज में 54 चेक काट कर दे दिए। साथ ही अपनी गाड़ी भी पैसे के बदले दे दी और एक एग्रीमेंट बनाया। ये सारी घटना 2 अक्टूबर को हुई।
उसके बाद 3 तारीख को वकील संजीत कुमार पंडरा थाने पहुंचे और उन्होंने संजीव कुमार और अन्य लोगों पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार रांची के कई सीईओ से ईडी में नाम न आने के एवज में लगभग 7 करोड़ रुपए वसूले जाने की खबर है। वहीं संजीव कुमार ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। इस तरह दोनों पक्षों की ओर से पंडरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कुछ भी कहने से बच रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी यौन शोषण पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ा एक फर्जी एफआईआर का लेटर सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है। इस लेटर को रांची पुलिस ने फर्जी बताते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने वायरल हो रहे एफआईआर के लेटर को लेकर स्पष्ट किया है कि यह लेटर पूरी तरह से झूठा है। इसके माध्यम से मंत्री बन्ना गुप्ता और रांची पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप में झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता से संबंधित झूठी प्राथमिक अंकित किया हुआ लेटर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित किया गया है। आपको बता दें कि बताया गया है कि तमाड़ की रहने वाली एक महिला के नाम से फर्जी एफआईआर का लेटर वायरल किया जा रहा है। इस लेटर में मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसको लेकर सिटी एसपी के गोपनीय शाखा के अमित राय की शिकायत के आधार पर तथाकथित प्रभात और अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसको लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करते हुए धारा 319, 2, 318, 4, 336, 2, 235, 61, 2 और 66 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। चंपई के जाने के बाद झामुमो ने कोल्हान में झोंकी ताकत, हेमंत सोरेन ने बनाई नई रणनीति। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में जाने के बाद झामुमो ने कोल्हान में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान 5 बार कोल्हान का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं के माध्यम से झामुमो समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। विधानसभा में कोल्हान प्रमंडल के चुनावी लक्ष्य को निर्धारित किया। साथ ही गम्हरिया, चाईबासा, घाटशिला, डोबो, बालिगमा में सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। प्रत्येक सभा में हेमंत ने भाजपा के मिला क्या के जवाब में दिया क्या पूछ रहे हैं। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी धले से कर रहे हैं। साथ ही कल्पना सोरेन ने भी मंड्या सम्मान यात्रा के माध्यम से झामुमो के वोट बैंक को साधने की कोशिश की। वहीं सरायकेला में कई ऐसे झामुमो नेता थे जो चंपई के कारण आगे नहीं आ पा रहे थे। वे भी झामुमो के लिए खुलकर काम करने लगे हैं। मालूम हो कि कोल्हान में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में चंपई के भाजपा में जाने के बाद राजनीति की शून्यता को तलाशने के लिए सभी विधायकों को लगातार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से लेकर कल्पना सोरेन व अन्य विधायक नेता भाजपा पर राज्य को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। एक तरह से ये कहें तो झामुमो ने कोल्हान फतह के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से कोल्हान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दौरे को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हैं तो कहीं भी आ जा सकते हैं। कहां कब कितनी बार जाना है यह मुख्यमंत्री का अधिकार है। इस बारे में विशेष कुछ नहीं बोलना है, जनता सब देख रही है। पीएम मोदी ने चंपई सोरेन को किया फोन, स्वास्थ्य का पूछा हाल तो पूर्व सीएम ने दिया कुछ ऐसा जवाब। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पूर्व सीएम चंपई सोरेन को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पूर्व सीएम ने उन्हें बताया कि चिकित्सकों के अथक प्रयास और आम लोगों की दुआओं से अब वे काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। पीएम ने अस्वस्थ रहने के बावजूद अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आयोजित आदिवासियों के एक महासम्मेलन में शामिल होने के लिए उनके जज्बे की तारीफ की। ज्ञात हो कि पिछले शनिवार को स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं की वजह से उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उन्होंने अस्पताल से ही बरहेट में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संबोधित किया था। बता दें कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके जाने से झामुमो को बड़ी क्षति पहुंची है। वहीं चंपई के भाजपा में जाने के बाद झामुमो ने कोल्हान में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान 5 बार कोल्हान का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने सभाओं को संबोधित किया। आपको बता दें कि इन सभाओं के माध्यम से झामुमो समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। विधानसभा में कोल्हान प्रमंडल के चुनावी लक्ष्य को निर्धारित किया। साथ ही गम्हरिया, चाईबासा, घाटशिला, डोबो, बालिगमा में सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। प्रत्येक सभा में हेमंत ने भाजपा के मिला क्या के जवाब में दिया क्या पूछ रहे हैं। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी धले से कर रहे हैं। साथ ही कल्पना सोरेन ने भी मंड्या सम्मान यात्रा के माध्यम से झामुमो के वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उनकी सभा में महिलाओं की भीड़ भी उमड़ रही थी।